हेलो दोस्तों, बहुत दिन बाद आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। लगभग एक हफ्ते हो गए हैं वीडियो अपलोड किए। एक हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा। दरअसल लगातार इतनी व्यस्तता होने के कारण मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए हम लोग आज एक नए टॉपिक, जो कि पहले मैं बता भी चुका था, इस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, उसी को लेकर मैं आया हूँ। तो सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि भारत की न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है। जैसे भारत में न्यायिक व्यवस्था एकल है। भारत भारत जो है वो संघात्मक देश है। यहाँ पर राज्य में भी सरकारें हैं, संघ में सरकार है, लेकिन जो न्याय व्यवस्था है वो एकल है। यानी कि अ, ऐसा नहीं है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो एकदम अलग है उच्च न्यायालय से, बल्कि ये सर्वोच्च, जैसे इसके नाम से ही लगता है, ये उच्च न्यायालय का भी अपीली न्यायालय है। अमेरिका में देखिए इसके अलग व्यवस्था है। वहाँ पर जो संघ न्यायालय है वो केवल संघीय मामले को देखता है। वहाँ के जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनकी अपील वो नहीं सुनता है। वो केवल संघीय विषयों को देखता है, मुख्य रूप से मौलिक अधिकार या राज्यों के या संघ के बीच जो विवाद है उनको देखता है। सर्वोच्च न्यायालय उन सबको देखता है, मूल अधिकार भी देखता है, उस राज्यों के बीच या संघ राज्य के बीच विवाद को भी देखता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश में या उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील भी सुनता है। तो हमारा क्या है, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। यहाँ पर ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं है कि राज्य का अलग न्यायालय और संघ का अलग न्यायालय, बल्कि राज्य और संघ सब मिलाकर एक ही न्यायालय है। एक ही जो है शीर्ष है, उसमें शीर्ष पर बैठा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको आगे लेक्चर में पढ़ेंगे भी। या इसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संघीय न्यायालय भी है, ठीक है, और साथ ही साथ ये अंतिम अपीली न्यायालय भी, दोनों चीज है। ये संघीय न्यायालय भी है और अंतिम अपीली न्यायालय भी है। यह क्या है, संविधान का संरक्षक भी है। क्वेश्चन भी इस पर आया, संविधान संरक्षक कौन है। ठीक है, आईएएस में भी आया, पीसीएस में भी आया, तो वो सर्वोच्च न्यायालय है। और यह क्या है, संविधान का और कानून का व्याख्याकार भी है, उसका निर्वचन का काम भी वे करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में एक चीज समझ लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय दरअसल एकदम नया न्यायालय नहीं था, बल्कि जो 1935 के अधिनियम के तहत, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी, इसका नाम संघीय न्यायालय था। ठीक है, इसका नाम क्या था, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय था, उस ही न्यायालय का ये क्या है, उसी न्यायालय को घोषित कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि उस न्यायालय और इस न्यायालय में बहुत अंतर भी है, क्योंकि जो संघीय न्यायालय था वो अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था, बल्कि ब्रिटिश के समय जो अंतिम अपीली न्यायालय था वो प्रीवी काउंसिल था। तो एक तरह से देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया है। ठीक है, हालांकि ये प्रीवी काउंसिल तक मुकदमे बहुत कम जाते थे, लेकिन अंतिम अपीली न्यायालय तो प्रीवी काउंसिल ही था। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, संघीय न्यायालय की भी सारी शक्तियां ले ली और प्रीवी पर्स दोनों की शक्तियां ले ली। एक तरह से देखा जाए तो जो संघीय न्यायालय था 1935 के अधिनियम का था, और ये प्रीवी काउंसिल का जो अधिकार था, दोनों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। साथ ही साथ मौलिक अधिकार संरक्षणकर्ता भी हो गया। ठीक है, तो ये जो है संविधान संरक्षक भी हो गया, तो इस आधार पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, किस अनुच्छेद में, भारत के जो भाग 5 है, जो संघ से संबंधित भाग है, उसी में इसका उल्लेख है, और अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो ये भी आप मोटा मोटा याद रखिए कि भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय, शक्तियां, प्रक्रिया, सब चीज का उल्लेख है। और संसद क्या कर सकता है, सांसद लिख गया, संसद संसद क्या कर सकता है, संसद जो है वो एक तरह से इसके में परिवर्तन कर सकती है। बहुत सारी शक्तियां संसद को मिली हुई है, अधिकार में तमाम चीज़ों में परिवर्तन कर सकती है। अब चलिए देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं, एक एक हम लोग हेडिंग से देखेंगे कि हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि तमाम न्यायालय की संख्या कितनी है, इसका निर्वाचन कैसे, अरे इनका नियुक्ति कैसे होती है, इनकी योग्यता क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक न्यायाधीशों की संख्या की बात है, अनुच्छेद 124(1) में क्या है, कहा गया है कितने न्यायाधीश होंगे, 134, 34 न्यायाधीश। 34 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 अन्य न्यायाधीश। ये कब बना 34 न्यायाधीश, 2019 में। ठीक है, ये 34 न्यायाधीश हैं, कब से, 2019 से। उसके पहले न्यायाधीशों की संख्या 31 थी, 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। और मूल संविधान में देखा जाए तो मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। ये ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 8 थी, जो बढ़ते बढ़ते इस समय 34 यानी कि 34 हो गई है। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय की
सीट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 130 में इसका उल्लेख है और सर्वोच्च न्यायालय सीट कहाँ है, नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय की सीट कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली में अन्य स्थान पर भी देखिए, अगर चाहे राष्ट्रपति के पूर्व सलाह से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहीं पर भी उच्चतम न्यायालय की पीठ की स्थापना कर सकता है, लेकिन अभी तक कहीं और जो है पीठ स्थापित नहीं है। हालांकि इसको लेकर कई बार विवाद हुआ है और एक चेन्नई में स्थापित करने के, कोलकाता में स्थापित करने का बहुत बार मांग हो चुकी है और इस पर बहुत बार बहुत सारा विमर्श भी हो चुका है कि 4 पीठें स्थापित करी जाए, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में, और सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक विषयों में देखे, ऐसे भी कई विवाद है। लेकिन अभी तक केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और वो है नई दिल्ली में, ठीक है। तो सीट के बारे में बात होगा तो कितना सीट है, कहाँ सीट मतलब कहाँ स्थित है, सीट का मतलब स्थिति कहाँ है, तो स्थिति कहाँ पर है, वो नई दिल्ली में है। दूसरा, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होना चाहिए। योग्यता में सबसे पहली योग्यता तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक नहीं है तो सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं बन सकता। उसके बाद 3 अन्य योग्यता दी गई है, 3 में कोई एक योग्यता होगी तो वो न्यायाधीश बन जाएगा। यानी कि उसे उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल तक कोई भी न्यायाधीश रहा हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। या उच्च न्यायालय तथा विभिन्न न्यायालय में लेकर 10 वर्ष तक वकील रहा, ठीक है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी 10 वर्ष तक वो वकील रहा हो, ठीक है। या फिर ये दोनों ना हो, राष्ट्रपति के निगाह में क्या सम्मानित न्यायविद हो, यानी कोई भी व्यक्ति जो जिसको लगता है, राष्ट्रपति को लगता है कि ये सम्मानित न्यायविद है, तो उसकी नियुक्ति वो न्यायाधीश के रूप में कर सकता है, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक होनी चाहिए, तीनों नहीं होनी चाहिए, तीनों में से कोई एक, ठीक है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में बन सकता है कि न्यूनतम आयु कितनी है, तो आप क्या लिखेंगे, न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, ठीक है। सारा इतना दे ही दिया गया, 5 साल तक जो न्यायाधीश रहा होगा, 10 साल तक वकील रहा होगा, तो वो ऑलरेडी जो है उम्र का हो जाएगा। नॉर्मली 45 साल से नीचे कोई भी न्यायाधीश बनते नहीं है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण देखिए नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये बात इतनी सरल भी नहीं है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति क्या लेगा, अन्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह लेगा, और तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश से जरूर सलाह लेगा और अन्य न्यायाधीश से भी सलाह वो ले सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना तो भी राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से भी सलाह लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति नियुक्ति के समय चाहे मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा तो भी अन्य न्यायाधीश सलाह लेगा, और जो है अन्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा तो मुख्य न्यायाधीश से तो जरूर सलाह लेगा, अन्य न्यायाधीश से भी सलाह ले सकता है। ऐसा अनुच्छेद 124(2) में उल्लेख है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सलाह शब्द है, सलाह शब्द, राष्ट्रपति क्या जो न्यायाधीश और न्यायाधीश सलाह जो लेता है, जो सलाह शब्द है, इसको लेकर विवाद हो गया। देखिए मैं थोड़ा से एक हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। देखिए शुरुआत में जो ये सलाह है, इसका मतलब सलाह ही था, यानी कि राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय किसी को कहता था, यानी कि राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति यानी सरकार को जिसे भी न्यायाधीश नियुक्त करना होता था सरकार नियुक्त कर देती थी, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे या ना दे, ठीक है। नॉर्मली ये चल रहा था और कोई बहुत समस्या भी नहीं थी, चल ही रहा था। लेकिन हुआ क्या कि न्यायाधीश की नियुक्ति में 1970 के दशक में कई अनियमितताएं आई, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में विशेष रूप से आई। चाहे अभी नीचे लिखा भी है, A.N. राय की बात हो, चाहे H.N. बेग की बात हो, दोनों मुख्य न्यायाधीश क्या किए, वरिष्ठता क्रम को ओवरलैप करके किया गया। इसी तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राजनीतिक रूप से की गई और न्यायपालिका को एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका जैसी शब्द का उपयोग किया गया। तो न्यायाधीशों ने इस चीज को लेकर काफी एक तरह से सरकार से न्यायाधीशों में क्या बन गया, एक तरह से बन गया कि संदेह की दृष्टि देखने लगे कि कहीं सरकार इसको अपने हिसाब से करने के लिए अपने तरह के लोगों को ना भर दे, ठीक है। दूसरी एक बात है कि 1950 के 60 के दशक में सरकारें बहुत ज़्यादा मजबूत भी थी और साथ ही साथ जनता का उनको समर्थन भी था और जनता का उनमें विश्वास भी था। लेकिन 1980 के दशक आते आते और 1990 में विशेष रूप से आप देखते हैं कि संघ में और राज्यों में भी कई बार क्या है त्रिशंकु सरकारें बनी, यानी कि एक पार्टी सरकार नहीं बना पाई, गठबंधन की सरकारें बनी जो कि कमजोर थी और साथ ही साथ जनता का जो विश्वास था, जनता का जो समर्थन था, वो भी कहीं ना कहीं सरकारों से कम होने लगा।
तो न्यायपालिका इस तरह, यानी कि जब कार्यपालिका कमजोर हुई, संसद कमजोर हुई, तो न्यायपालिका थोड़ा अपने आप को मजबूत कर लिया। ठीक है, तो ये अंग में होता रहता है, एक अंग कमजोर होगा तो दूसरा अंग अपने आप मजबूत हो जाएगा। और इसी संदर्भ में देखिए, नियुक्ति के लिए अगर आपको जानना है, नियुक्ति लिखना है, तो जजेस वाद यानी न्यायाधीश मुकदमे, न्यायाधीश मामले, 4 न्यायाधीश मामले हुए हैं, एक 1982 में, एक 1993 में, एक 1998 में और एक 2015 में। तो इन चारों जजेस का मामला अगर आपको पता चल जाएगा तो आप नियुक्ति के बारे में जान जाएंगे। तो ये परामर्श जो शब्द है उसको लेकर 4 केस हुए, जिसमें प्रथम न्यायाधीश केस 1982 में हुआ और इस न्यायाधीश में कहा गया परामर्श का मतलब सहमति नहीं वरन विचारों का आदान प्रदान है। यानी कि इसमें कहा गया परामर्श मतलब परामर्श है, बाध्यता नहीं है। ठीक है, परामर्श मतलब परामर्श है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया 1990 के दशक, 1989 के बाद से क्या हो गया कि लगातार कमजोर सरकारें आने लगी। तो फिर 1993 में दूसरे ड्यूटी लिख गया, दूसरे, ठीक है, दूसरे न्यायाधीश मामले में क्या हुआ, दूसरे न्यायाधीश मामले में क्या हुआ कि न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित कर दिया। परामर्श का यहाँ मतलब निकाल दिया सहमति। ठीक है, सहमत प्रगति प्रकट करना है। ठीक है, सहमति प्रकट करना। ठीक है, सहमति जो है प्रकट करना। ठीक है, यानी परामर्श का मतलब सहमति से हो गया। और इस तरह यह व्यवस्था यह व्यवस्था दी गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी है। ठीक है, लेकिन एक चीज और कह दिया गया कि जो ये सलाह देगा मुख्य न्यायाधीश, वो केवल स्वयं नहीं देगा बल्कि अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों यानी कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या है कि के सहयोग से, यानी उनसे परामर्श करने के बाद ही वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। यानी कि 1993 में दूसरे जज केस में यह व्यवस्था दी गई कि सहमति का अर्थ क्या है, विचारों का आदान प्रदान केवल नहीं है, बाध्यकारिता है, उसको राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी है। और दूसरा क्या किया गया कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के साथ लगा दिया गया कि वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ साथ 2 वरिष्ठ जो मुख्य न्यायाधीश है जो वो परामर्श देगा, वो किनसे परामर्श लेकर देगा, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के। इसे ही कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, ये कोलेजियम सिस्टम का अभी शुरुआत थी। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में कोलेजियम सिस्टम बाकायदा स्थापित हो गया। इसमें कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा, यानी कि इसमें यह मान लिया गया कि जो परामर्श है उसका अर्थ तो बाध्यकारिता है, लेकिन ये परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता। ये परामर्श लिखा, परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता। क्या करना है, इन्हें 4 न्यायाधीशों से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, देखिए वहां पहले क्या था, देखिए उसमें और इसमें थोड़ा अंतर समझिए। 1993 1998 में, 1993 में जो था उसमें मुख्य न्यायाधीश सहमति 2 न्यायाधीशों से लेता था, ये कह दिया गया, लेकिन ले और वो सहमति दे उसी को न्यायाधीश माने या ना माने इस पर कोई बाध्यकारिता नहीं थी। ठीक है, और वो 2 कौन से एकदम वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, कौन न्यायाधीश होंगे, इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, इसीलिए तीसरा बात आया और इसमें एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह के बिना मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत सलाह राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, उसको मानने के लिए लिखा है कि अगर सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है अगर वो केवल अपनी व्यक्तिगत राय देता है। और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश में किसी भी न्यायाधीश के मुद्दे पर 2 न्यायाधीश ने अगर मना कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो निर्णय यानी कि वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो लगभग यानी कि 5 हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम, 4 में से 5 में से 4 तो कम से कम सहमत होना जरूरी है, यानी लगभग सर्वसम्मति से जो आएगा मामला परामर्श होगा उससे ही माना जाएगा। ठीक है, अब ये कोलेजियम व्यवस्था इसे कहते हैं और इस कोलेजियम व्यवस्था से न केवल सर्वोच्च न्यायालय बल्कि उच्च न्यायालय की नियुक्ति भी होने लगी। अब सरकार को लगा कि ये तो हमारे हाथ से पूरा तरह से निकल गया है। अब सरकार क्या कोई कुछ रह ही नहीं गया, वो जो न्यायाधीश बोलेंगे इतना करना है न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि न्यायपालिका स्वयं अपनी नियुक्ति करने लगी, जो कि मूल संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत जो दिया गया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उसका ये उल्लंघन करता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका में न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र नहीं हो सकती, बल्कि क्या सामंजस्य होना दोनों का जरूरी है। तो सरकार ने संविधान में संशोधन किया 2014 में, 2014 में शुरुआत हुआ संशोधन, 2015 में हुआ। संशोधन क्या था, 99 संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन। उसमें यह था कि एक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग,
ठीक है। 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा क्या किया गया, न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 लाया गया। इसमें क्या किया गया कि 5 लोगों का एक पैनल बनाया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी 3 तो न्यायाधीश हो गए, एक हो गया विधि मंत्री और एक हो गया एक न्यायविद, जिसको एक सर्च कमेटी तय करती थी, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता रहते थे। 3 लोग मिलकर इसको तय करेंगे। वो एक जो है सर्च कमेटी का जो आएगा वो एक न्यायविद, यानी 5 लोगों के एक मन बना। 5 लोगों में अगर कोई भी इसका विरोध करता, कोई भी तो 2 लोग इसके विरोध करते, तो ये क्या होता, ये नियुक्ति नहीं मानी जाती। लगभग सर्वसम्मति से इसमें नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई थी। अब सरकार को लगा ये बहुत अच्छा प्रणाली हमने ला दिया है और नियुक्ति का जो है अब संतुलन हो जाएगा, न्यायाधीशों का भी उसमें है और सरकार के भी लोग उसमें हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ये उचित नहीं लगा, इसलिए चौथे जजेसवाद 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन और एनजेसी अधिनियम दोनों को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। किस आधार पर कि यह क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उल्लंघन करता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, संविधान की मूल संरचना है। तो जो केशवानंद भारती केस याद कर दीजिए, जो केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका ने मूल संरचना सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत का हवाला देते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हनन मानते हुए इसने कहा कि ये मूल संरचना का उल्लंघन है। इस आधार पर ये समाप्त कर दिया गया और पुनः कोलेजियम प्रणाली स्थापित हो गई। आज भी कोलेजियम प्रणाली के आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायाधीश ही कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया अन्य न्यायाधीशों के बारे में। अब जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके संबंध में परंपरा ये शुरुआत से थी कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन केशवानंद भारती केस में सरकार ने एक व्यक्ति थे न्यायाधीश जस्टिस ए एन रॉय ने केशवानंद भारती केस में सरकार का पक्ष लिया था। तो सरकार ने क्या किया कि 3 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उससे ऊपर थे उनको बाईपास करते हुए ए.एन. रॉय को बना दिया सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इन तीनों ने उसका इस्तीफा देकर हट गए। दोबारा फिर यही किया गया 1977 में। 1977 में फिर सरकार के पक्ष में जो न्यायाधीश था एम.यू. बेग, उसको भी एक न्यायाधीश थे, उनके ऊपर वरिष्ठता देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो ये 2 केस आए जिसमें क्या हुआ, वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर पूरी न्यायपालिका सतर्क हो गई। तो ये जजेसवाद सेकेंड यानी कि 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है निर्णय दिया, वो निर्णय ये दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। चाहे वरिष्ठतम न्यायाधीश 15 दिन के लिए क्यों ना हो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के लिए क्यों ना हो, लेकिन बनेगा तो वरिष्ठतम न्यायाधीश ही। ठीक है, तो अब जो व्यवस्था लगातार चली आ रही है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। एक अन्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश कैसे नियुक्त होता है। ठीक है, अब शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली क्वेश्चन आया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसके संबंध में अपने नॉमिनी भी भेज सकता है अगर उसको टाइम नहीं है, कहीं व्यस्त है तो। या भारत के संविधान के प्रति जो सच्ची श्रद्धा रखना और ये गड़बड़ है, सच्ची श्रद्धा रखना और निष्ठा रखना, इसकी शपथ दिलाई जाती है, यानी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना, ये गलत है क्या, अक्षुण्ण रखना, अक्षुण्ण रखने और अपनी योग्यता विवेक के अपने कर्तव्य का पालन करना, भाई भतीजावाद या पक्षपात नहीं करना, देश के पालन करना, यानी कि पक्षपात, भाई भतीजावाद करने के बजाय योग्यता, ज्ञान और विवेक के आधार पर काम करना, इसका भी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, संविधान और विधि को मर्यादा बनाए रखना, इसकी भी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो ये शपथ है। कभी क्वेश्चन एक आध बार आया इसलिए मैंने इसको इतना लिख दिया, किस चीज़ शपथ दिलाई जाती है, अखंडता की। ठीक है, अपने कर्तव्यों के पालन करने की, द्वेष भावना से काम नहीं करने की। ठीक है, वेतन क्या है, वेतन और भत्ते सारा सबका निर्धारण कौन करता है, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी वेतन भत्ता सबका निर्धारण क्या है, संसद करती है। हालांकि संसद क्या है कि किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन किसी भी न्यायाधीश के वेतन और भत्ते में नहीं कर सकती है। ठीक है, केवल एक अपवाद है, वो वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर संसद कभी भी अलाभकारी परिवर्तन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्तों में नहीं कर सकती।
अभी जो है वेतन 2,80,000 जो है वो मुख्य न्यायाधीश और 2.5 लाख रुपए जो है पर माह का वो अन्य न्यायाधीशों का वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं और पूरा घर मिलता है, ठीक है, नौकर चाकर मिलते हैं, गाड़ी बंगला मिलता है, तो वो सब चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए कार्यकाल, कार्यकाल कार्यकाल के संबंध में क्या है कि कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यकाल है वो तय नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कार्यकाल तय नहीं, ठीक है, कार्यकाल तय नहीं है। या मैक्सिमम उम्र क्या है 65 वर्ष, 65 वर्ष तक कोई भी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति लिखित त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि अगर ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को, अरे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको अपना त्यागपत्र देता है, तो वो कौन है, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो या फिर उसे हटाया जाए, राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया भी जा सकता है, राष्ट्रपति उसे शपथ वो त्यागपत्र लेता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा भी दे, लेकिन कब हटाएगा, अपनी मनमाना तो हटा नहीं सकता है, मनमाना नहीं है कुछ भी, उस हटाने की कुछ शर्तें हैं, ठीक है। अब निष्कासन में उस शर्तों को देखते हैं कि कब हटाया जा सकता है, ठीक है। पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ये बात सही है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि संसद में इस संबंध में एक प्रस्ताव आए और प्रस्ताव एक ही सत्र में दोनों सदनों से पास होना चाहिए, ठीक है, एक ही सत्र में दोनों सदनों से पास होना चाहिए, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। एक सत्र में ध्यान रखिए, एक ही सत्र में, और विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का क्या अर्थ है, मैंने दो कई बार बताया आपको, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 का मिलना चाहिए, ठीक है। और हटाने का आधार क्या हो गया, दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार, ठीक है, ये गलत लिख गया है, कदाचार था, ये दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार, पहले लिखने का होगा, तो दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार, ठीक है, ये जो है इस आधार पर हटाया जाता है। और कुछ देखिए, एक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है, उस समय वहाँ पे न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया दी गई है, माफियों की पूरी प्रक्रिया दी गई है। उसमें क्या कहा गया है, निष्कासन का प्रस्ताव 100 सदस्यों यानी कि लोकसभा के मामले में और 50 सदस्य यानी राज्यसभा के मामले में क्या है, होने चाहिए। ये इतने लोग प्रस्ताव बनाकर अगर सभापति को देते हैं तो सभापति इस पर विचार करेगा, ठीक है, और प्रस्ताव को सभा स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकते हैं, शामिल करना और अस्वीकार को स्वीकार लिखा, यहाँ अस्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, नहीं कि तीनों प्रस्ताव देंगे, जरूरी कि सभापति यानी कि राज्यसभा में है और अध्यक्ष लोकसभा में है तो उसको मान ही ले, जरूरी नहीं है, वो उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अगर मान लिया अध्यक्ष या सभापति ने उसको मान लिया तो मानने के बाद क्या होगा, जांच के लिए 3 सदस्यीय क्या होगी, समिति गठित होगी, 3 सदस्य की समिति गठित की जाएगी, पहली बात। और समिति में होगा कौन, मुख्य न्यायाधीश होगा या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा एक, दूसरा उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा 2, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होगा, ठीक है, ये तीन लोग इस समिति में रहेंगे, ठीक है। इस समिति में कौन, एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, और एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी किसी भी उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, ठीक है। अब समिति क्या करती है, समिति कहती है दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार का दोषी हो या सक्षम, वो अक्षम है, ये गलत लिख गया, सक्षम लिख गया, या दुर्व्यवहार का दोषी हो या अक्षम प्राप्त पाया जाए, यानी कि वो अपने कार्य को करने में सक्षम ना हो, अक्षम मिले या दुर्व्यवहार का दोषी मिले, दो स्थिति में ये जो है अगर ये सिद्ध हो जाता है, ये जांच कमेटी जो बनती है, तो इस प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा जिस सदन ने इसको गठित किया है, और फिर दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति इसको हटाने की सूचना जारी कर देगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, यानी कि पहले शुरुआत कैसे होगी, राज्यसभा में है तो 50 लोगों द्वारा प्रस्ताव आना चाहिए और लोकसभा में 100 लोगों द्वारा प्रस्ताव आना चाहिए, फिर जो अध्यक्ष या सभापति है वो इसको माने या ना माने, मान लेता है तो एक जांच समिति गठित होती है उसी सदन में, और उस सदन में जांच समिति में कौन कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, 3 लोग होंगे। अगर इन्होंने पा गया कि कदाचार सिद्ध हो गया या क्षमता सिद्ध हो गई तो क्या होगा, वो सदन में 2/3 बहुमत से, दोनों सदन में पहले जिसमें जांच हुई उसमें 2/3 बहुमत से, यानी कि विशेष बहुमत से, और उसके बाद जिस दूसरे सदन में भी जाएगा और वहाँ भी विशेष बहुमत से पारित हो जाता है। और याद रखिए सारी प्रक्रिया एक ही सत्र के अंदर होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हटाने का आदेश राष्ट्रपति दे देगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक कोई भी न्यायाधीश इस रूप में हटाया नहीं गया। एक बार 1993 में न्यायाधीश रामास्वामी पर महाभियोग प्रारंभ हुआ था और जांच समिति ने प्रस्ताव में सिद्ध भी कर दिया था, पाया था कि दुर्व्यवहार भी हुआ है, लेकिन क्या हुआ, जो है समिति ने दोषी लिख दिया था, दोषी भी पाया था, लेकिन क्या लोकसभा में पारित ये नहीं हो सका, और कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी इसको नहीं चाहती थी, कांग्रेस पार्टी ने इससे मना कर दिया था। तो ये इतना जो है इसके बारे में है, ठीक है।
अब ये एक पार्ट मेजर पार्ट कवर हो गया। अब इसके दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का जो स्वतंत्रता है, वो कैसी स्वतंत्रता के लिए क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय में प्रावधान किए गए हैं, और साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय फिर अगले भाग में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये वीडियो आपको पूरा कैसे लगा आपको ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों में शेयर करिए जितना ज़्यादा धन्यवाद। और आप पूरी तरह से वीडियो पूरा देख के पढ़ाई करते रहें।